नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ऑल गुड। कंचन शर्मा, प्रणाम सर, थैंक यू सो मच। कल आपकी क्लास पढ़ के मजा आ गया। क्लास के बाद बहुत खुश थी कि अच्छे से एकदम। चलो बहुत बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। खुश तो हम भी बहुत हैं, लेकिन हमारा जो है एक समय जो है वो आपके साथ शेयर करना है। रुक जाइएगा, ये चल जाए बस। कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ हो तो शेयर कर दो। कल मेरी क्लास के बारे में अपडेट क्या है? कल बेटा, कल मैंने जैसा कहा हुआ है सेम वैसा ही कर रहा हूं मैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए कल नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो अपना पोर्शन है वो कवर करा दिया जाएगा सुबह 10 बजे। ठीक है? और शाम 5 बजे के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसा भी कोई अपडेट मुझे मिलता है मैं आपको बता दूंगा, है ना? क्वेश्चन की पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पर मिल जाती है। अश्विनी, केक में मजा आया पर मिला नहीं। हाँ यार, ये मुझे भी नहीं मिला यार, घर वालों ने दिया नहीं मेरे को। है ना? केक सेंड नहीं किए, कर देंगे। जब आप पढ़ते थे तो कैसे याद रखते थे? बहुत बार पढ़िए। अरे यार अभिषेक, तुम सही कह रहे हो यार। एक्चुअली क्या है कि इस समय हमारे कमरे की सुबह से अब जाकर के नंबर आता है सफाई का। अब नंबर तो आ गया है, लेकिन चारों तरफ से हमारा कमरा जो है वो खुला रहता है। सऊदी अरब एशिया का तेल इशू, यार वो डिस्कस करना है, बहुत कुछ करना है। चलो फिलहाल के लिए आज का टाइटल शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, पॉइंट नंबर 1 फॉर टुडेज डिस्कशन क्या क्या है? सबसे पहली बात, तारीख याद रखनी है 14 तारीख तक। क्या याद रखना है? 14 तारीख तक यदि आप लोगों ने यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी से परचेज कर लिया तो आपको अनअकैडमी दे रहा है 10,000 रुपए के एडिशनल उपहार। एक बुक के रूप में नहीं बल्कि 20 बुक के रूप में आपको 20 बुक्स दी जा रही हैं अनअकैडमी के द्वारा। ठीक है? तो यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहा है तो उसे 20 बुक्स 14 अप्रैल तक अगर वो सब्सक्रिप्शन लेता है तो इसी सब्सक्रिप्शन की कीमत में 10,000 रुपए की 20 किताबें यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हार्ड कॉपी के रूप में अनअकैडमी से उपलब्ध करा दी जाएंगी। पॉइंट नंबर 1। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और वो इस सैटरडे संडे तक भी एसएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करता है तो उसे मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से एडिशनल 2 महीने का सब्सक्रिप्शन 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में। यानी कि
आपको 1 साल की फीस में 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ इस वीकेंड पर मेरे प्यारे साथियों अनअकैडमी पर आपको मिलने जा रहा है कॉम्बैट, कॉम्बैट फॉर यूपीएससी एंड एसएससी, दोनों ही जगह जहां पर 4 करोड़ और 1 करोड़ के उपहार वितरित किए जाएंगे। 4 करोड़ के उपहार यूपीएससी कैटेगरी में और 1 करोड़ के उपहार एसएससी कैटेगरी में उपयोग में लिए जाएंगे। रही बात स्पेशल क्लासेस की, तो स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे होती है। ये थी सारी इंफॉर्मेशन। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरे प्यारे साथियों, Which of the following was or were founded by राजा राम मोहन रॉय? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस का शुरुआत हो चुका है। राजा राम मोहन राय के द्वारा निम्न में से कौन कौन सी चीजों की शुरुआत की गई थी? आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। बताइए साथियों, कौन कौन सी चीजों की शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी? हाँ जी, चले, वेरी गुड, पढ़ के आए इसका मतलब। गुड, वेरी गुड। नहीं पढ़ के आए, पढ़ करके नहीं आए। क्या क्या था, आए हैं? चलिए ठीक है। तो भाई साहब, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। रही बात आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना की थी मेरे प्यारे साथियों दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है मेरे प्यारे साथियों? बाकी जो बात कर रहे हैं आत्मीय सभा, वो भी राजा राम मोहन के द्वारा, राम मोहन राय के द्वारा 1815 में की गई थी। ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। और इसके साथ साथ 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जिसे ब्रह्म समाज ना कह के ब्रह्मो समाज कहा जाता था। ये कुछ तथ्य हैं तो आप याद रख सकते हैं। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये 2 तथ्य आपको अलग से याद करने थे। बाकी सारी की सारी चीजें इसी में याद करनी थी। ठीक है ना? हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? Which one of the following is not true about ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हाँ भाई, नॉट ट्रू है, ये ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, इट कंसिडर्ड, इसने क्या कंसीडर किया? वैदिक स्क्रिप्चर टू बी इनफॉलिएबल। मतलब इनके अंदर जो भी ज्ञान लिखा हुआ है वैदिक स्ट्रक्चर्स में, वो बिल्कुल सही सही बात है। इन्होंने मतलब अपोज किया था किस चीज का? मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने। नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है ना? हाँ भाई, इट एम्फसाइज द वर्कशिप ऑफ गॉड, यानी इन्होंने ईश्वर की पूजा पर, एक ईश्वर की पूजा पर, यानी मोनोस्थिक, यानी एक ही ईश्वर की पूजा करिए, इस पर बल दिया था। और पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया था। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में बताता हूं। जल्दी से करिए। हाँ जी, सवाल क्या है? नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है? भाई इनने कहा कि जो वैदिक है वो एकदम सही है, ऐसा कहा था क्या? जी नहीं मेरे प्यारे साथियों, इनफालिबल का मतलब एकदम सही होना, ऐसा नहीं है। इन्होंने आइडल पूजा का विरोध किया था, ये सत्य बात है। ठीक है ना? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भाई आपको एक फेथ पर विश्वास रखना है, ईश्वर एक है, इस बात पर विश्वास रखना है। और मध्यस्थता की बिल्कुल सिफारिश नहीं की, अर्थात पुजारियों का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। Who contributed significantly to the spread of modern education in India in 19th century? आपको मालूम होना चाहिए आज का हमारा टाइटल सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 19th सेंचुरी में किसने अपने द्वारा वो कार्य किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट,
क्रिश्चियन एनविल, ये क्या कहते हैं ना, जो धर्म प्रचारक आते थे वो, या फिर प्रबुद्ध भारतीय? कौन लोग थे जो चाहते थे कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडर्न प्रकार का हो, वो भारत में एजुकेशन सिस्टम पुरातन प्रकार का ना हो, संस्कृत अथवा वेद पाठ यहां ना पढ़ाए जाएं? ये कौन कहता था? हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर स्टक हो रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करके पूछ लेता हूं आपसे। हाँ, ये एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट होल्ड करिए, है ना। पहले आप मुझे बताइए कि क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? अभी बताता हूं, रुकिए। पहले इस पर पार्टिसिपेट करिए, फिर मैं आपसे आगे की बात करूंगा। ठीक है, 95% बच्चों को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं, ये बात सही है। अब पहले मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है क्या। साथियों, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का मीनिंग रखा गया है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को साइंस की मतलब पढ़ाई कराई जाए, वैज्ञानिक सोच विकसित किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे जो सब्जेक्ट हैं इनका अध्ययन करवाया जाए। ये कार्य कौन करवा सकता है? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम करवा सकता है। अगर आपको याद है तो भारत में मेरे प्यारे साथियों एक समय था जब 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आया था, तो कहा गया था कि भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि किसी शहर में मतलब सांसद महोदय के पास 1 करोड़ रुपए की ग्रांट आ गई कि इसको खर्च करना है। अब साहब दिक्कत यह हो गई कि ग्रांट को खर्च करना है, और ग्रांट को खर्च करने के लिए ग्रांट कहां पर खर्च होगी ये कैसे पता लगाएं? तो बोले साहब यहां पर 2 तरह के लोग निकल करके आ गए। एक तो वो लोग निकल करके आ गए जो ये कहते थे कि साहब इस पैसे को पुरातन एजुकेशन पर खर्च करिए। पुरातन एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मतलब आपको मालूम है अपने एक समय था जब ये बहुत लंबे समय तक चला था आंग्ल प्राच्य विवाद, क्या इंग्लिश और ओरिएंटल एजुकेशन, इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे साथियों विवाद की स्थिति चली थी 1813 के बाद जब पैसे आ गए थे। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों हमारे यहां पर जो अंग्रेज थे वो तो कहते थे कि इंडियंस को शिक्षा जो है वो इंग्लिश में दी जानी चाहिए, नंबर 1, और इन्हें मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए, साइंस सिखाओ, ज्योग्राफी सिखाओ, पॉलिटी सिखाओ, है ना, ऐसे सब्जेक्ट सिखाओ। वहीं पर मेरे प्यारे साथियों जो ओरिएंटलिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट मतलब जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, वो कहते थे कि भारतीयों को संस्कृत सिखाओ, वैदिक पूजा पाठ सिखाओ, धर्म शास्त्र सिखाओ, है ना, जैसे मतलब क्या बोलते हैं ना, धार्मिक शिक्षा उपलब्ध करवाओ, उनको रिचुअल जो है सांस्कृतिक अनुष्ठान विधि सिखाओ, पुरानी चीजें उनको पढ़ाओ लिखाओ। इन दोनों चीजों को लेकर के लंबे समय तक विवाद रहा। इस विवाद में अंग्रेजों का पक्ष हमेशा भारी रहा क्योंकि भाई सत्ता में थे, और उन्होंने ही भारत के अंदर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जिसे आज हम मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं, जो कब आई 1833 में, ओ सॉरी 1833 में मैकाले आया था, इसने फिर शिक्षा पद्धति के बारे में सजेशन दिया था। साथियों अब सवाल बनता है ये चीज क्या होती है सर? क्रिश्चियन मिशनरी समझ में आती है हमको, ये 1813 में आना शुरू हो गई थी। सर ये क्या है? एनलाइटेंड इंडियन। बेटा ये थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। ये कौन थे साथियों? ये वो लोग थे जिन्होंने, अच्छा पहले तो इस बात का मतलब समझते हैं कि एनलाइटन होने का मतलब क्या होता है। आप गौतम बुद्धा के बारे में अक्सर सुनते हैं कि वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने उस समय एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था, है ना। एनलाइटनमेंट यानी उनकी एकदम मतलब एनलाइटनमेंट कहते हैं ना कि भाई उनको पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये वो लोग थे राजा राम मोहन राय, जिन्हें कहा जाता था एनलाइटेंड इंडियन, यानी कि इनका ज्ञान इनको प्राप्त हो चुका था। अब आप पूछेंगे क्या सर इनने भी किसी पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करी थी क्या? जी नहीं मेरे प्यारे साथियों, जब हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है, विशेष रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री में एक एनलाइटनमेंट का एज आता है जिसमें यह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति तार्किक आधार पर चीजों को समझने का प्रयास करता है, दोबारा से समझना, हो सकता है आप लोग भी एनलाइटन इंडियन कहलाएं क्या? यदि कोई भी व्यक्ति, पुनर्चेतना का काल कहलाते हैं ये, जब कोई भी व्यक्ति तार्किक आधार पर निर्णय ले, तार्किक आधार पर जैसे जैसे अक्सर आप लोगों को मालूम होगा कि अपने घर में एक प्रथा चली आ रही है लंबे समय से, मैं क्लास में बोलता भी हूं कई बार, अपने घर में अक्सर लोग कहते हैं,
जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस बात का विरोध करते हैं कि भाई रात को झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो फिर हमको आंसर मिलता है घर में से कि घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है ना। तो ये तो हुआ एक परंपरागत आंसर जो घर से हमें मिल करके आया। लेकिन आप लोग जो कि इस समय पूरी तरह से तर्क आधार पर विकसित हो रहे हैं, तार्किक आधार पर जो लोग डेवलप हो रहे हैं, ये उस तर्क पर विश्वास नहीं रखते। फिर तर्क पर विश्वास नहीं रखते तो फिर आप लोगों को तर्क दिया जाता है साइंटिफिक। साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो तर्क होते हैं वो पूरी तरह कन्विंसिंग होते हैं। अब कन्विंसिंग तर्क क्या है कि ये जो प्रथा चली आ रही है रात को पोंछा या झाड़ू ना लगाने की, ये आज की नहीं है, ये उस समय की है जब इंसान के पास बिजली नहीं हुआ करती थी। बिजली नहीं होती थी और आभूषणों का शौक हुआ करता था महिलाओं को, साथ साथ पुरुषों को भी। तो फिर क्या होता था कि महिला और पुरुष रात्रि के अंधेरे में यदि कहीं पर अपना आभूषण गिर जाए तो उसे सफाई के दौरान कहीं बाहर से, घर से बाहर कचरे में ना फेंक दिया जाए। आ गई बात समझ में? तो इसलिए उस समय एक क्लॉज लगा दिया गया कि रात को झाड़ू मत लगाइए, घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। और हम लोग आज तक, जब लाइट निकल कर आ गई, आज तक उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक है एनलाइटनमेंट। जब आप तर्क के आधार पर बात करते हो कि भाई सती होना चाहिए, भाई सती क्यों होना चाहिए, जब तर्क के आधार पर बात की गई तो अब इसके पीछे का इतिहास था। देखिए होता क्या है कि जो परंपराएं हैं ना वो बनती हैं पहले किसी अच्छे कारण से, लेकिन बाद में उस अच्छे कारण को तो विलोपित कर दिया जाता है और उसे आस्था से, आडंबर से, डर से जोड़ दिया जाता है। जैसे पहले यह होता था, जब पूरे समय, जब अपन मुगल काल में चलते हैं और उससे भी पहले जब भारत पर विदेशी आक्रांता, अफगानी, तुर्की, ये लोग आक्रमण करने आते थे, तो अक्सर ये ऐसा होते थे कि ये यहां आते, भारतीयों से धन लूटते और जो भी युद्ध के दौरान भारतवासी मर गया उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। महिलाओं के साथ अत्याचार की इनकी परिस्थितियां इतनी विकट होती थी कि उन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए महिलाओं में पर्दा प्रथा आई। पर्दा प्रथा जो आई वो क्यों आई? असल में आप अगर नोटिस करेंगे तो जो भी हमारा पाकिस्तान की तरफ वाला एरिया है, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, इनमें पर्दा प्रथा क्यों आई, बुर्का प्रथा क्यों आई? ये सब चीजें इसलिए आई क्योंकि लोग इस चीज से बचना चाहते थे कि यार किसी भी तरह से मुंह बांध के रखो ताकि विदेशी जो मतलब लुटेरे आए हैं इनसे। अब क्या हुआ, फिर समाज को लगा कि यार ये चीज तो बहुत ज्यादा दुखद हो जाएगी कि एक प्रकार से भाई व्यक्ति तो शहीद हो गया युद्ध में, अब महिला जो है वो आत्मरक्षा के लिए कि भाई मैं अपने स्वाभिमान की रक्षा करूंगी, तो वो ये मानती थी कि देश की हिफाजत में पति के साथ साथ मैं भी अपने आप को कुर्बान कर देती हूं। और आपको मालूम होगा इसी कारण से भारत में जौहर प्रथा आई थी। आपने अगर पद्मावत मूवी देखी है तो रानी पद्मावती के बारे में जो आपने सीन देखा है उसमें क्या है, आफ्टर ऑल उसमें रानी पद्मावती जो है वो जौहर क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो रतन सिंह मतलब जो अभी युद्ध लड़ रहे हैं उनके साथ में जो खिलजी युद्ध लड़ रहा है, वो खिलजी युद्ध लड़ रहा है महल के लिए नहीं, वो पद्मावती के लिए युद्ध लड़ रहा है। तो जो फिल्म में दिखाया गया है, अब इतिहास के साथ मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगा, लेकिन जो फिल्म में दिखाया गया है तो उनको लगा कि नहीं, उसको हम अपना, उसकी असली हार इसी में है कि वो महिलाओं को छू तक ना पाए। इसको लेकर के प्रथाएं आई थी। सन 1301 में रानी पद्मावती ने जो है प्रथम जौहर किया था। अब आप सोच के देखिए 1301 की प्रथा 1700 में भी 1800 में चली आ रही थी। उस समय तो मुगल आक्रांता आ ही नहीं रहे थे, मुगल तो खुद अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर वो पर्दा प्रथा भी चली आ रही थी, साथ में सती प्रथा भी चली आ रही थी। क्यों? क्योंकि अब सती को भगवान का रूप दे दिया गया था। तो इन लोगों ने, जो प्रबुद्ध जीवी थे, कौन से प्रबुद्ध जीवी, राजा राम मोहन राय या फिर ये जितने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन्होंने लोगों को तर्क के आधार पर, जो मैं आपको दे रहा हूं, इस आधार पर समझाने का प्रयास किया। इसी को कहते हैं बौद्धिक भारतीय। यही वो बौद्धिक भारतीय हैं जिनके चलते सती प्रथा निवारण अधिनियम आया, बाल विवाह निरोध अधिनियम आया, ये सारी चीजें देश में निकल करके आई थी। बोलिए, क्या आपको कुछ समझ में आया? चीजें समझ में आई? ये पूरा की पूरा मतलब हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही तरीके से बनी हुई है, बहुत तार्किक है, और जब आप तर्कों से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ भाई, विच सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज नोन बाय निकनेम लोकहितवादी? लोकहितवादी के नाम से किस, ये बिल्कुल वैसे बोल दिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं किस नाम से बोलते थे। हाँ भाई, चलिए तो आपके सामने मॉडल,
हाँ जी, बताइए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता था? हाँ भाई नितिन, मजा आ गया। चलो बढ़िया है। जी हाँ, गोपाल हरि देशमुख जो है मेरे प्यारे साथियों, इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ये क्या करते थे बेटा? समन, कल करंट अफेयर मंथली वाला रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार मैं स्टेट वाला करंट खत्म करा देता हूं। वो स्टेट वाला जो है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनका मैं मैप खत्म कराने वाला हूं कल। परसों संडे वाले दिन करंट अफेयर का रिवीजन हो ही जाएगा वीकली। मंडे को जो है फिर जनवरी वाला करंट रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलिए, आईपीसी भी करानी है भाई, कराएंगे। कल क्लास लेंगे, फिर वही वाली बात है कि कल 10 बजे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और आईपीसी कल 9 बजे करें, फिर क्या करें, है ना? कुछ करते हैं इस टाइम। यार इस टाइम क्या है, मुझे कल थोड़ा यात्रा में रहना है, क्योंकि वीकेंड पर अक्सर मैं अपने बचे हुए काम करता हूं। तो फिर वही है कि मैं कहीं ना कहीं अटका रहूंगा और आपके काम अटक जाएंगे। चलो सोचते हैं, अभी क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। पढ़ लो पहले एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ भाई, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी एनकरेज्ड डिस्कशन ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल क्वेश्चन अमंग मुस्लिम्स। Muhammad Anglo-Oriental College was established by Sayyid Ahmad Khan to propagate Islamic religious and education। हाँ भाई, बताइए ये कौन सा कथन यहां पर सही है? और आपसे इस कथन के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन जो है वो मुस्लिमों में भी हुए थे, तो उनसे संबंधित चीजें आपसे पूछी जा रही है। विद्यार्थी बोल रहे हैं खबरदार जो हिस्ट्री की क्लास पर नजर डाली तो है। ये भी सही है। आप लोगों को सी आंसर की आदत पड़ गई है, गलती आपकी भी नहीं है। साथियों, मुस्लिमों में धर्म सुधार आंदोलन, देखिए क्या है ना, पहले आप इसको ऐसे समझिए। जब हम धार्मिक सुधार की बात करते हैं तो धार्मिक सुधार जो है ना, हम लोग हिंदू धर्म में सुधार पढ़ते हैं, हम मुस्लिम धर्म में सुधार पढ़ते हैं, हम पारसी धर्म में सुधार पढ़ते हैं। इनमें से तुलनात्मक रूप से मुस्लिम धर्म में सुधार बहुत देरी से आया। हिंदू धर्म में सुधार तो बहुत शुरुआत में ही आ गया था। क्यों? और सबसे पहले ईसाई धर्म में शुरुआत आया था। ठीक है, ईसाई धर्म में शुरुआत मतलब यहां से नहीं, अंग्रेजों के काल में से, वहीं से यूरोप से हो चुकी थी, जिसे आप धार्मिक क्रांति कहते हैं। कभी आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा अंग्रेजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं अपने धर्म में सुधार के लिए। मतलब अपन लोगों ने तो इतने धार्मिक आंदोलन देखे ही नहीं, यानी कि अपने यहां पर इतने लोगों की जान आज तक नहीं गई जितने यूरोप में लोग मर चुके हैं धर्म के नाम पर। जबरदस्त कट्टर हुआ करते थे धार्मिक रूप से। और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसका चैप्टर होता है जब आप धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, वहां के ब्रिटेन मतलब यूरोपियंस के। ठीक है, तो वो लोग सुधर लिए थे। जब वो सुधर लिए तभी वहां जाके इंडस्ट्रियल एरा आया था। मतलब सुधर लिए पुनर्जागरण के कारण, फिर धर्म के बाद में फिर उनका इंडस्ट्रियल एरा आया। हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे थे। हमारा जो है वो 19वीं सदी के शुरुआत में आया। हम में भी जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स थे, इनके अंदर धर्म सुधार और लेट आया। ठीक है ना? हाँ भाई, तो वो जो धर्म सुधार है, असल में ये होता क्या है? असल में होता यह है कि किस प्रकार से जो कुरीतियां चली आ रही हैं, कुरीतियां ना कहा जाए, बेसिकली कुरीति कोई नहीं होती है, बनती है तब तो सुरीति के नाम से बनती है, अच्छी चीज के लिए बनती है। लेकिन बाद में जब उसे ढोना पड़ता है ना, तब वो बोझ बन जाती है। भाई बहुत सारे मतलब इतनी ज्यादा धार्मिक कट्टरता है कई धर्मों में कि अगर आप कोई टिप्पणी भी कर दें तो भी शायद वो हो सकता है नुकसानदायक हो जाए। तो ये जो चीज है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये अगर लिटरल सेंस में हो तब इसका अर्थ बहुत गहरा है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि सुधार के नाम पर अगर कोई कुछ भी बात बोल दे, जैसे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भारत सरकार ने कदम लिया, तो वो काफी जगह काफी ज्यादा सोसाइटीज में ऑफेंसिव रूप से देखा गया कि क्यों आप हमारे मसले में अंदर बोल रहे हो, है ना? तो ये चीजें ऐसी हैं कि इस वजह से देश में सुधार आज तक मतलब मांगे जा रहे हैं कि सुधार होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर इतिहास में उठा करके देखी जाती हैं, तो मुस्लिम्स में जो सबसे पहला इस इतिहास है इसका, वो 1863 में देखा जाता है मेरे प्यारे साथियों। 1863 के अंदर मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। और मिडिल क्लास जो वेस्ट मुस्लिम्स थे, उनको वेस्टर्न एजुकेशन
और एनलाइटनमेंट के प्रति प्रेरित किया गया था, ठीक है ना। जब बात करते हैं सैयद अहमद खान की, तो वो मुस्लिम्स के अंदर मतलब इस प्रकार की विचारधारा पर विचार करते थे कि मुस्लिम्स को भी वेस्टर्न और पाश्चात्य जो सभ्यता है वो अपनानी चाहिए, और इसी के चलते उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की थी, जिसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। दिक्कत क्या है कि वो स्थापना तो कर दिए, मुसीबत यह है कि स्थापना करने के बाद में जब लेटर ऑन आगे चलने लगे, जब मुस्लिम लीग बढ़ने लगी, भारत का विभाजन होने लगा, तो वो मुस्लिम लीग की गतिविधियों से प्रेरित हो गए। यानी शुरुआत तो उन्होंने धर्म सुधार से करी थी, लेकिन बाद में जो है वो किसी अन्य दिशा में निकल पड़े, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इशू था, कोई नहीं। इन विच रिलीजन इज द रिलेशन ऑफ रहनुमाई माइजदार सभा, आपसे पूछा जा रहा है रिफॉर्म एसोसिएशन रिलेटेड, बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन सी जगह से ये चीजें जुड़ी हुई थी, कौन से धर्म से जुड़ी हुई थी। सिंपी सिंह, जब मोरल डाउन हो जाए तो क्या करें, मोरल डाउन क्यों हुआ ये खोजें। अक्सर पाया जाता है कि मोरल डाउन तब होता है जब हमको कुछ नहीं आ रहा होता, जब हमने अपेक्षाएं ज्यादा कर ली होती हैं और हमें कुछ नहीं आ रहा होता, तब जाकर के हमारा मोरल डाउन होता है। तो पहले दो तरीके हैं, या तो हम अपनी अपेक्षाएं जो अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें नीचे लेके आए, या फिर अपनी मेहनत को ऊपर बढ़ाएं। बहुत ही आसान है इन दोनों को समझना। अगर आपने अपने आप से अपेक्षा पाल रखी है कि भैया मुझे तो आज की आज में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है, नहीं कर पाई तो भी फ्रस्ट्रेशन आएगा। दूसरा, आपको पता चल रहा है कि यार मुझे मेहनत करनी चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पा रही, तो भी निराशा आएगी। अब इन दोनों में बैलेंस आपको बिठाना है ना। बहुतों के साथ होता है ये, ठीक है, बहुतों के साथ होता है ये। कितने घंटे सोना चाहिए शिवानी, इसका कोई मॉडल आंसर नहीं है बेटा, लेकिन जब तक आपकी थकान दूर हो जाए सोते रहिए। ये कहना कोई मतलब कहता है 6 घंटे सो 10 घंटे सो, कोई लॉजिक नहीं है, सब फर्जी बातें। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, इसका कोई भी थंब रूल नहीं है। आपको जितनी देर में आपकी शरीर को नींद पूरी हो जाए उतनी देर सो लो। जोरेस्ट्रियनिज्म जो है इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों रहनुमाई माइजदार दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। पारसी समाज के अंदर ये वाला कार्य मॉडर्नाइजेशन का यहां पर शुरू किया गया था। इसमें धर्म के अंदर जो रूढ़िवाद था उसको खत्म किया गया, स्त्रियों की शिक्षा, इन सब के ऊपर मेरे प्यारे साथियों जोर दिया गया, ठीक है। हाँ, कईयों को तो लगता है कि मुझसे है ना, जैसे कि वो हकीम उस्मानी नहीं होता है कि भाई साहब हर प्रकार का इलाज मिल जाएगा सर के पास, तो मतलब वो हर प्रकार की समस्या का सर डिस्कशन कर लिया जाए सर से, है ना। बहुत सही है भाई साहब। मतलब क्या क्या चाहते हो सर, आईपीसी करा दो सर, वर्ड हिस्ट्री करा दो सर, मैपिंग करा दो सर, पॉलिटी करा दो सर, नींद नहीं आ रही सर, सपने में आप आ रहे हो, भाई साहब चाह क्या रहे हो हैं। बाबा उस्मानी, इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो किसी को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा। बहुत सही। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मैच कर रहा है, इधर देखो। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन, कौन सा कथन सही है। हद हो गई है यार आप लोगों के द्वारा। अच्छा है, आजकल तो घर वाले भी मुझको क्लास में ही देखने आते हैं कि यार क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि ये वैसे तो मिलने वाला है नहीं। पूरे टाइम क्लास का निमंत्रण देके रखता है पढ़ाने के लिए कि हाँ ये भी पढ़ा दूंगा, खुद पढ़ता रहेगा पूरे टाइम, तो चलो उससे घर में अभी यहीं मिल लेते हैं। आजकल मेरे सेटिंग ही ऐसी हो रखी है, मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे घर वाले यहीं बैठे होते हैं, अभी तो चले गए। इसको वहीं देख लेते हैं। है ना भाई, ये हो गया है। तो आप लोग प्रोमिसेस तो मांग लेते हैं, उसके बाद जो मेरी हालत खराब होती है उसका अंदाजा नहीं है आप लोगों को। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे साथियों हिंदू विडो मैरिज एक्ट, ये याद कर लेना, बहुत ही अल्टीमेट है। ये 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, यही था वो, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट वायसराय नॉर्थब्रुक के द्वारा लाया गया था, है ना। इसके अंदर क्या था, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया गया था। शारदा मैरिज एक्ट जो था ये 1930 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था, जिसमें मिनिमम एज जो है वो शादी की डिसाइड की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच, ये भी बहुत अच्छा है, इधर देखते हैं।
विडो रीमैरिज एसोसिएशन ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दूसरा, विधवा, दोनों चीजें एक ही तो हो गई। रीमैरिज और रीमैरिज है तो अंग्रेजी दोनों की ही एक। एसोसिएशन, विडो, रीमैरिज, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, वो क्या रहेगी? विडो होम, पूना, डीके करवे। हाँ भाई, नाम दोनों में अलग अलग हैं, दोनों में मैच करिए कि कौन सा वाला सही है। अब 1 2 3 तो हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने अपना अपना खोल रखा था। समझ गए? मतलब इस प्रकार से हो गया कि एक ने, व्यक्ति ने कहीं एक जगह खोल रखा था, दूसरे ने दूसरे जगह खोल रखा था, खोल दोनों ने रखे थे। करें? नहीं, सच्चाई है ये। ये देखो, ये चढ़ा दिया ममता शुक्ला ने, जो है चढ़ा दिया है। सर ये बात सच है कि आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। हम समझ गए, हम अपना नाम हकीम उस्मानी रख लेते हैं कि हमारे पास हर चीज का इलाज मिलता है। सही है, ठीक है, मान लिया हमने। ठीक है, तो इधर देख लीजिए साथियों, विडो रीमैरिज एसोसिएशन महाराष्ट्र में बनाया गया था एम जी रनाडे जी के द्वारा। ये भी सही है। दूसरा जो है, विष्णु शास्त्री पंडित जो है 1850 में ये भी बना चुके थे। डीके कर्वे जो है, इनके द्वारा पुणे में विडो होम बनाया गया था। तो इतने लोग ऑलरेडी मतलब काम कर ही रहे थे। ठीक है ना? हाँ जी, विद रेफरेंस टू हेनरी विवियन डेरोजियो। हाँ भाई साहब, ये बहुत ही अल्टीमेट आदमी था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कहते हैं कि ये बहुत कम उम्र तक जिया, और कम उम्र तक जीने के बाद में देश में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति बन गया। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, जो कि एक उग्र प्रवृत्ति का आंदोलन था। इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का गठन किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, था तो ये व्यक्ति साथियों एक अंग्रेज, ठीक है ना, और ये बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर क्या था, एक कॉलेज था जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। उस हिंदू कॉलेज के अंदर ये पढ़ाया करते था भाई। अब ये वहां पर जब पढ़ाता था ना, तो कुछ रहा होगा मेरी तरह, जैसे मतलब मैं तो शायद 1% भी नहीं रहूंगा इस भाई का, लेकिन जैसा होता है ना विद्यार्थियों से बात करने वाला, बातचीत करने वाला, उनकी बातचीत सुनने वाला, तो ये वैसा प्राणी था। इसने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जगाया उस समय, और उस समय इसने रियल में लोगों को डिबेट करना सिखाया कि मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। और जब मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, तो लोग जो है वो बंगाल में, मतलब ऐसे ही थोड़ी बंगाल से हर चीज शुरू होती थी। बंगाल से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, भारत की जो आजादी का क्रम है वो वहीं से शुरू हुआ। हर चीज बंगाल केंद्र में कैसे था, उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि वहां के लोग बहुत पहले ही ऐसे ऐसे लोगों के कारण एनलाइटन हो चुके थे, उन्हें पता था। आपको पता होना चाहिए साथियों, पता नहीं आप बंगालियों के बारे में क्या इमेज रखते हैं, लेकिन अगर हम रीजन के हिसाब से बात करें, तो हर क्षेत्र में सबसे पहले अवेयर हुए अगर कोई, तो वो बंगाली थे। हर क्षेत्र में, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र में जो सबसे पहले अवेयर हुआ, आज भी बंगाल ही सबसे आगे है। लेकिन बंगाल में अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वो वहां की राजनीतिक व्यवस्था ने बिगाड़ दी है। अदरवाइज बेसिक साइंस में उसका मतलब, बंगाल वाकई में भारत का प्राउड है, गर्व है भारत का बंगाल। मतलब आप लोग देखते हैं आजकल उसको पॉलिटिकल कारणों से, लेकिन इंटेलिजेंसी के कारण में, मतलब कई लोग तो कहते हैं कि बंगाली जो है वो इसलिए इंटेलिजेंट होता है क्योंकि ये मछली खाता है ना, उसके अंदर मछली के तेल में ओमेगा 3 होता है, इसलिए ये इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत अल्टीमेट चीज है, मतलब बंगाल के लिए मतलब मेरे मन में बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि जब मैं आईआईटी में था, तो आईआईटी में आधे से ज्यादा प्रोफेसर बंगाली, आईआईटी में टॉपर बंगाली, जहां जाओ वहां बंगाली बंगाली। ठीक है, चलिए साहब, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से संबंधित है? हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, नेथनियल हॉलहेड, वारेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स। चलिए साथियों, अब एक विद्यार्थी है जो कह रहे हैं सर, इस तरह बांग्लादेशी जो है फिर वो नासा में क्यों नहीं जा पाते? बेटा, तुमने सवाल का तुम्हारी तरह आंसर दे दूं तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि बांग्लादेश जब से बना है, बनने के बाद पाकिस्तान से आगे चला गया है, कई मामलों में तो अपन से भी आगे चला गया है, इससे खुश हो लो, जबकि है एक राज्य के बराबर कई मामलों में, है ना। वुमन एम्पावरमेंट, वुमन डिस्पैरिटी, हमसे आगे है वो। अपने कम क्षेत्र के बावजूद भी टेक्सटाइल में, एक्सपोर्ट में वो हमसे आगे है, बहुत सारी क्षेत्रों में आगे है। ठीक है, बंगाल बंगाल है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, इनको मैच करिए, अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने आपको।
सती कस्टम एक्ट कब आया, सती प्रथा उन्मूलन वाला। शारदा एक्ट कब आया, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, विवाह की आयु संबंधी अधिनियम कब आए, ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा मैच करिए, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, मैच करिए। मोदी जी क्यों जोर दे रहे हैं, इससे मेरा वास्ता नहीं है। मोदी जी को सीटें बढ़ानी है। आप ममता दीदी को कभी बोलता सुने हो आप, मतलब वो सुनते होंगे उनके बारे में कि उन्होंने सर केंद्र का ये बोलने से इनकार कर दिया, कभी ये मानने से इनकार कर दिया। अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, कभी ममता दीदी को बोलते हुए सुनिएगा। उनके द्वारा, हालांकि उनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती है, लेकिन उनकी इंग्लिश पर पकड़, बंगाली पे पकड़, हिंदी पे पकड़, और आप उनका जो तरीका है पॉलिटिक्स करने का, ग्राउंड रूट लेवल से जुड़े होने का, एक महिला होने के बावजूद इतना रिजिड, मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से वो अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। सुनना, कभी आपको बातें सुन के ही इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं ना वो पता चलेंगी उनके बोलने से। मैं तृणमूल कांग्रेस को वैसे भी वोट नहीं देने वाला हूं, मतलब ये मत समझना कि सर आप यहां बैठ के वोट देने जा रहे हो इसलिए आप तारीफदारी कर रहे हो। हर राजनेता में कुछ अच्छी अच्छाइयां होती हैं, ठीक है ना। तो उनकी बातें सुनोगे तो आपको पता चलेगा। ममता दीदी को यही अंडर एस्टिमेट, ऐसे ही थोड़ी उन बंगालियों ने उनको इतनी बार जाकर के फिर से मुख्यमंत्री बना लिया, कुछ तो रहा होगा ना यार। हाँ जी। औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया। औपनिवेशिक काल के दौरान कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने जाति प्रथा को, ये बहुत ही अल्टीमेट सवाल है साथियों। देखिए भारत जो है ना, अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, एक टाइम था जब भारत में जाति प्रथा इस हद की हुआ करती थी कि शूद्र को, जब निम्न जाति के किसी व्यक्ति को अपने रास्ते से जाना होता था तो वो डंडी हाथ में लेके चलता था, ठीक है। और जब वो डंडी हाथ में लेके चलता था तो वो ठक 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 करते हुए चलता था, ताकि सभी लोग जो हैं वो इस प्रकार से सेट हो जाए। अब एक विद्यार्थी बोल रही है सर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, मोहिनी। हाँ बेटा, कैसे पकड़ लिया तुमने, ममता दीदी बीजेपी में ही है क्या? मोहिनी, काय की तैयारी कर रही हो तुम, हैं? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बन के रहोगी तुम, लग रहा है अब। हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। तो उस समय ऐसा होता था कि जाति प्रथा बहुत ज्यादा रिजिड लेवल पर होती थी, लेकिन आज का स्थान देखते हैं साथियों। आज क्या है, मेरे बारे में अगर जज करने बैठोगे कि मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो पगला जाओगे। मतलब कोई स्टैंड होता ही नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में अलग ही चीज है। जब हम जैसे लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो दिक्कत हो ही जाती है। हाँ जी। तो फिलहाल के लिए आप एक छोटी सी चीज बताइए, आप किसी शहर की यात्रा पर गए हो, शहर की यात्रा पर जाकर के कभी आप बस के अंदर बैठे हो, क्या टिकट लेने से पहले आपने कंडक्टर से उसकी कास्ट पूछी? आंसर है नहीं। आप किसी होटल में खाना खाने गए, वहां पर क्या आपने किसी वेटर से कास्ट पूछी? आंसर है नहीं। आप किसी नुक्कड़ चौराहे पे खड़े किसी रेलवे ठेली के स्थान पर बैठ करके कोई सामान खा रहे हैं, कास्ट पूछी? नहीं, ठीक है। ऐसे ही जहां भी आपके साथ में आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है, भिड़ते ही आपने जात नहीं पूछी। यानी कि जाति प्रथा जो है वो धीरे 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 विलुप्त कैसे होती चली गई, यानी कि जाति का डिस्क्रिमिनेशन। तो कहते हैं कि औपनिवेशिक काल की एक अच्छाई थी ये। क्या अच्छाई थी? कि इसने कास्ट के बीच का डिस्टेंस खत्म कर दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी चीजें थी जिन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने का कार्य किया, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये महात्मा गांधी ने स्थापित की थी। हाँ जी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद ने स्थापित की थी। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर ने स्थापित किया था। इसमें से पूछा जा रहा है आंदोलन और समर्थक कौन से हैं।
एक विद्यार्थी कह रहे हैं गौतम गौरव कुमार सर, आपका पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बेटा, असल में एक टीचर को, एक प्रशासक को, एक ऐसे नेता को, या मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जिसका समाज में लोगों ने कोई जिम्मेदारी दी है, वो अपनी पॉलिटिकल राय ना ही रखे तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे मानते हैं, और मुझे मानने के कारण फिर आप बहुत सारी चीजों को मानने लग जाएंगे कि सर मानते हैं तो मैं इसको मानता हूं। तो एक प्रशासकीय अधिकारी को, एक सार्वजनिक क्षेत्र के चेहरे को, चाहे फिर वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक वकील हो, जो अपने मतलब क्या कहते हैं इसको, व्यावसायिक जीवन में है, उसे अपनी पॉलिटिकल राय नहीं रखनी चाहिए अनटिल अनलेस वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्षेत्र में ना आए, है ना। जब तक वो पॉलिटिकल क्षेत्र में ना आए, खुला रहिए ना आप हर क्षेत्र के लिए। मैंने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने हमारे राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसकी मैंने खूब तारीफ की थी। अगर आपको याद हो तो एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना निकल के आई थी, मैंने खूब सारी चीजों पर उनकी मतलब ऐसा किया कि मेरे पास लोगों के कॉल आए ये जानने के लिए कि यार हमें बता दो कि क्या है इसमें, यार इस योजना में क्या है ना। ऐसे ही जब बीजेपी कुछ बहुत अच्छा करती है तो मैं उसकी भी तारीफ करता हूं कि यार ये काम बहुत करने लायक था। ऐसे ही आज मैं ममता मैम के बारे में बोल रहा हूं कि बहुत अल्टीमेट काम। हर कोई गलत भी है। जब अभी आप पॉलिटिकल चीजों की बात करते हैं तो कोरोना के केस में मैं क्रिटिसिज्म भी कर रहा हूं कि यार इन राजनेताओं को तो कोरोना होगा नहीं, गरीब मर रहा है। तो हम जैसे लोगों को पॉलिटिकल राय किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं रखनी चाहिए, ये मेरी निजी राय है। मैं क्या मानता हूं ये जाहिर ना होने दूं, और कभी भी ना इसको मैं पब्लिक करूं। इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। अधिकांश जो पब्लिक फिगर हैं वो अक्सर दूर रहते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, सत्य शोधक समाज ने किसको संगठित किया, इसे देखते हैं। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। बताइए दिक्कत क्या होती है कि आप अगर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने लगते हो ना दोस्त, तो उसकी गलतियों को भी सपोर्ट करने लग जाते हो, जो कि सही नहीं है। मतलब दिक्कत क्या है कि मैं किसी एक पार्टी के समर्थन में बोल गया, तो हर कोई पार्टी हर समय सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो राजनीति करने आई है। तो जब वो राजनीति करने आई है तो कुछ ना कुछ वो गलत करके जाएगी। तो मैं उस समय चुप बैठूंगा तो वो मेरे को आत्मग्लानि देगा। ऐसी स्थिति में आप किसी के साथ भी मत रहो ना, सबसे बेस्ट है आप सबके खिलाफ बोल सको, ऐसी आपकी स्थिति हो, और सबके समर्थन में बोल सको, इतनी आपके अंदर हिम्मत हो, है ना। तो उम्मीद है मेरा स्टैंड आपको समझ में आ गया होगा। नोटा नहीं है, मेरी अपनी पॉलिटिकल राय चीजों को देख के बदलती है। चीजों को देख करके मैं एनालाइज करके, मैनिफेस्टो पढ़ के बहुत सारे राय लेता हूं, लेकिन वो मेरी पर्सनल चीज होती है, मैं आप तक उसे नहीं पहुंचने देता, ना कभी पहुंचने दूंगा, ये प्रण है। मैडम एचपी ब्लावत्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। हाँ जी, इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया, इसे प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादन किया, इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी, यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के मामले पर मौन थी मैडम ब्लावात्स्की। कौन सा कथन सही है। बहुत ही अल्टीमेट चीज है साथियों, यही होम रूल वाले थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी थे जो बाद में होम रूल लेके आए। सर आपने इंटरव्यू का जवाब दे दिया यूपीएससी में। नहीं दोस्त, अब मुझे इंटरव्यू का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन भर में मुझे 4 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं यार। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मैं इतने सारे लोगों को ना, मतलब उनकी राय को मैं प्रभावित करूं, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मैं। ए के गौतम, तेजस्वी पुरी, जिया यादव, निशा मुंडे, सृष्टि, पिंकी, अमनदीप, आरती नेगी, दिलप्रीत, प्रशांत कुमार, ये सब रहे परफॉर्मर। तो भैया आज की कट ऑफ रख रहे हैं हम 12 क्वेश्चन। जिनके 12 क्वेश्चन सही हैं उन्होंने बहुत अच्छे से यह चैप्टर तैयार किया था। ठीक है, चलिए, तो फिर आप सबसे मुलाकात होगी कल शाम को 5 बजे। आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि मैं क्लास ले पाऊंगा, बट आई विल ट्राई। अगर क्लास ली तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि मुझसे जुड़ी कोई भी सूचना आपको मिले तो वो इस जगह मिल जाया करे, है ना। सैटरडे को लेकर के थोड़ा मैं डाइसी रहता हूं, क्योंकि सैटरडे के दिन खुद के भी कुछ समय निकालने होते हैं, काम करने होते हैं।
एक बच्चा वर्ड हिस्ट्री पूछ रहा है। बेटा एनसीईआरटी से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। ज्योति सिंह थैंक यू सो मच। कल मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे। ये देखिए वेस्ट बंगाल से आ चुके हैं श्रीमंता, कह रहे हैं सर वेस्ट बंगाल पीसीएस का करंट पढ़ा दीजिए। बहुत सही। शक्ति टोटिया, जय जैन। हाँ भाई पढ़ना आपको सब कुछ है सही। संडे का टॉपिक तो मॉर्निंग में करंट अफेयर रिवीजन होगा, इवनिंग में मैं बता दूंगा। अभी इतना दूर की प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी 2 दिन बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। हाँ उत्तर प्रदेश का करंट पढ़ा दो, सब पढ़ा दो। सही है, अच्छे मजे ले लेते हैं आप लोग। ये ध्यान रखना, बाकी जो मैंने आपको बातें बता दी है ना, कि अगर आप चाहते हैं तो 14 तारीख से पहले पहले सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। उसमें आपको 10,000 रुपए की किताबें अनअकैडमी दे रही है। और अगर आप इस संडे तक एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है और 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है। ठीक है। मैं आईपीएल नहीं देखता। आईपीएल देखते हैं कि नहीं? नहीं मैं आईपीएल नहीं देखता। हाँ अन अकेडमी आईपीएल स्पॉन्सर करती है, कोलकाता नाइट राइडर को अन अकेडमी ने स्पॉन्सर किया है। हाँ रोहित यार ये कंफर्म करके बता दूंगा, होपफुली होंगी। नितिन थैंक यू। हाँ राजपूत, एक खुशखबरी है। कौन खुशखबरी दे रहा है? पार्ले जी खुशखबरी दे रहे हैं। अब आप फ्री में मिलेंगे क्या? वेरी थैंक यू। वर्षा थैंक यू। कल सब टॉपिक, सुबह टॉपिक तो मैंने बता दिया आपको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पढ़ेंगे अपन एक बार। हाँ गौरांग। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।